नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो पार्लियामेंट में तो साहब 21 जुलाई से लेकर के अभी तक लगातार हंगामे हो ही रहे हैं। विधायी कार्य लगभग पेंडिंग है, एक दो बिल जरूर बीच में पारित हुए हैं और बस एक विषय पर चर्चा हुई है, जिस पर मोदी सरकार ने पूरे विपक्ष की ठीक तरीके से धुलाई की है। और ये मसला था पहलगाम का जेनोसाइड और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। और बाद में प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए एक प्रोग्राम में कहा भी कि इन लोगों ने बड़ी भारी गलती कर दी, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली, या कहें कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके। लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। कल अंतिम दिन है पार्लियामेंट का 15 अगस्त के मेन फंक्शन से पहले। इसके बाद फिर 18 से 21 अगस्त तक 3 दिन के लिए पार्लियामेंट बैठेगी, लेकिन बहुत सारा विधायी कार्य रुका पड़ा है। इसके अलावा महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उस पर भी उन 3 दिनों में ही मुझे लगता है कि चर्चा होगी और मतदान होगा। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं, लेकिन इनको हंगामे करने, प्रदर्शन करने, सड़कों पर नारेबाजी करने, प्ले कार्ड हाथ में लेकर के एक सीन क्रिएट करने और मीडिया में छाए रहने के अलावा कोई दूसरा काम है नहीं। और जिस दिन हम बात कर रहे हैं, यानी सोमवार को 11 अगस्त को, उस दिन भी हमने देखा कि पार्लियामेंट से ये लोग सारे इकट्ठा होकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में, और ये जो मैं राहुल गांधी के नेतृत्व में कह रहा हूं, इसको अंडरलाइन करके रखिए, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। उनके नेतृत्व में ये लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच में रोक लिए गए। और एक औपचारिकता होती है कि बिना परमिशन के आप इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको हिरासत में लिया गया, औपचारिकता पूरी की गई और जाने दिया गया। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि विपक्ष एक्चुअल में चाहता क्या है, और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, यानी पार्लियामेंट, उसको राजनीति का अखाड़ा क्यों बना करके रख दिया है इन्होंने। जब सवाल उठते हैं मीडिया में, तो ये कहते हैं कि अरुण जेटली ने भी तो कहा था कि पार्लियामेंट को रोकना, नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो आप 1 दिन करेंगे, 2 घंटे करेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, कितना करेंगे आप? और लगभग हम देख रहे हैं 2014 के बाद से लगातार, चाहे ये 18वीं लोकसभा हो, 17वीं हो या आपकी 16वीं लोकसभा हो, हर सत्र को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उनको जोड़ लेते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार अनुपम जी, पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये मोदी जी ने क्या हालत करके रख दी है इस राज परिवार की और इन वंशवादियों की। आज हम देख रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा तालियां बजा रही थी, तालियां पीट रही थी, और उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव बेवजह बैरिकेड जो है वो लांग रहे थे ताकि एक विजुअल जरा ठीक से बन जाए। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सीन क्रिएट किया गया कि एक स्कूटी गिरी, एक परिवार था वो गिरा, और राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवा करके आकर के उनको उठवाया। वो तब तक नहीं उठे जब तक राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच गए, और उसके बाद उनको एक दूसरी गाड़ी में अस्पताल ले जाने के लिए उन्होंने कहा। ये सब सीन क्रिएट क्यों हो रहे हैं? और ये हालत हो गई है कि जिनकी गाड़ियां पहले रनवे तक पहुंच जाती थी, हवाई जहाज तक पहुंच जाती थी, सिक्योरिटी चेक नहीं होता था हवाई अड्डों पर, आज वो
सड़कों पर तालियां पीट रहे हैं खड़े होकर के। मोदी जी इतने निर्दयी कैसे हो गए, ये हालत इनकी कैसे कर दी उन्होंने। मोदी जी क्या निर्दयी हो गए। एक तो ये इस तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं। आपको याद होगा एक बार एक वीडियो इन लोगों ने शूट किया था जिसमें राहुल गांधी एक आदमी जिसको रास्ते में चोट लग गई थी उसको गाड़ी में लेकर जा रहे थे। उसके बाद शूट के पीछे का शूट आ गया था जिसमें नज़र आया तो सब फर्जी था और एकदम वो हमास स्टाइल एकदम उनका अपना एक स्टूडियो चलता रहता है इस तरह की फर्जी शूटिंग के लिए। पर चलिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स में सब होता रहता है। बड़ी बात यह है कि साहब आपने जितनी बातें कही, चुनाव आयोग ने तुर्की ब तुर्की एक एक चीज़ों का जवाब दिया। आपने कहा ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, पूरा परिवार टीवी पे आके बोला नहीं हम साहब एग्जिस्ट करते हैं, हमारा कार्ड सही है। आपने कहा ये दो लोग, ये आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, इनके कई जगह नाम है, चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कई जगह नहीं है। आपने कहा चुनाव आयोग की साइट जो है बार बार रुक जा रही है। अरे रुक इसलिए जा रही है भाई, चुनाव आयोग की साइट इसलिए नहीं बनी ना कि उसमें कई करोड़ लोग एक साथ टूट पड़े। तो आप तो देखिए कोई बड़ा रिजल्ट आता है और जब कई लोग एक साथ उसको एक्सेस करने लगते हैं साइट को तो साइट हैंग कर जाती है, साइट रुक जाती है, तो वो हो रहा है। फिर आपने कहा कि साहब तेजस्वी यादव आए कि साहब हमारा ये वोटर आई कार्ड, तो पता चला कि वो दूसरा लेके घूम रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने एक किसी 70 वर्षीय महिला का एक कार्ड दिखाया कि उन्होंने 2 जगह से वोट किया, तो पता चला दूसरी जगह वाला जो उनका कागज़ है वो फर्जी है, चुनाव आयोग उसको मांग रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है भाई जो कहना है उसको आप हलफनामे कह दीजिए, जांच करिए, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये बात भी समझ में आई, उनको हर बात देर से समझ में आती है कि जितनी बातें वो कह रहे हैं वो SIR के लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहा है चुनाव आयोग पूरे देश में, जिससे राहुल गांधी सबसे ज्यादा भयभीत है और खास तौर से असम से भयभीत है। देखिए बिहार वो हार गए, अब ये एक बात तय हो गई। बंगाल में उनकी कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, लोकसभा में भी जीरो है, विधानसभा में भी जीरो है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, जैसे महाराष्ट्र था उसी लिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इस समय असम है, क्योंकि असम वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। असम वो है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। असम वो जगह है जो दूसरा कश्मीर बन रही है। असम वो जगह है जिसपे कि अब धीरे धीरे मुस्लिम पॉपुलेशन 40% पहुंच गई है। तो दूसरा एक उसको, जिस तरह किसी जमाने में आपने नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन कर दिया, कश्मीर वैली को आपने मुस्लिम कर दिया, तो अब असम को भी नंबर है कांग्रेस की लिस्ट में। तो ये इसलिए इन्होंने गौरव गोगोई को आगे किया है। गौरव गोगोई को अपने बाद उप नेता विपक्ष बनाया है, नंबर 2 रखा है। लगातार असम का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम है कि असम में भी अगर जब SIR होगा तो वो फर्जी वोट जितने घुसपैठियों के हैं सब चले जाएंगे। तो हर जगह आपको चुनाव आयोग एकदम स्पष्ट जवाब दे रहा है, एकदम स्पष्ट आपकी बात की कलई खोल रहा है। अब आपको समझ में आप क्या करें। मुझे याद है जब बांग्लादेश में ये सब तमाशा हुआ था तो सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री थे और जिन्होंने वो रहस्य उद्घाटन किया था कि बाटला हाउस कांड देख के सोनिया जी रोने लगी फपक के, उन्होंने बयान दिया था कि जो बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी यही होगा। तो अच्छा, अमेरिका की शह एकदम साफ नजर आ रही है। अमेरिका की शह नहीं होती तो आज आसिम मुनीर ने अमेरिकी जमीन से वो सब नहीं कहा होता जो उसने कहा। तो अमेरिका की शह भी नजर आ रही है। जब आसिम मुनीर कहता है कि हम अगली स्ट्राइक बांग्लादेश से करेंगे, तो बांग्लादेश से तो पाकिस्तानी स्ट्राइक नहीं हो सकती ना बिना अमेरिकी शह से, बिना अमेरिकी सहमत के, बिना अमेरिकी सपोर्ट के आप बांग्लादेश से कैसे करेंगे। फिर आप अमेरिका की जमीन से आके इस तरह की बात करते थे, दिखाता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में एक ईगो का मामला फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि एक नेता ऐसा है जिसने बिना जबान खोले डोनाल्ड ट्रंप को एकदम निर्वस्त्र कर दिया, उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा नाराज इस समय मोदी से हैं। वो एक बार पुतिन को माफ कर सकते हैं, वो शी जिनपिंग को माफ कर सकते हैं, मोदी को अब जल्दी माफ नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। तो लेकिन नहीं माफ करेंगे, नहीं माफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमारी तरफ साहब कहावत है कि रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। तो अगर माफ नहीं करेंगे तो 1.5% की रेट से ग्रो करने वाली इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करने वाली इकोनॉमी का क्या बिगाड़ देगी। वैसे भी अमेरिका ने दशकों तक प्रयास किया है भारत से संबंध बनाने का, और ट्रंप क्या है साहब 3 साल का खिलौना है। 6 महीना बीत गया, 3 साल और, उसके बाद वो चले जाएंगे।
आज तक सारे राष्ट्रपति तो मतलब हेनरी किसिंगर और निक्सन के बाद जितने राष्ट्रपति, जितने निजाम आए, जितनी गवर्नमेंट्स आई है, सबने भारत से बनाने का प्रयास किया है। तो ट्रम्प तो चले जाएंगे, लेकिन माय पॉइंट इज कि अमेरिकी सपोर्ट है इनके हाथ में और विदेशी मीडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, विदेशी मीडिया इनको पंप अप कर रहा है। राहुल गांधी बेसिकली आप देखें जितने कांग्रेस ट्रोल्स है क्या लिख रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं कि साहब अब इसका फैसला अदालत में नहीं होगा, इसका फैसला सड़क पे होगा। हमको चुनाव आयोग को सड़क पे मतलब घसीट के लाना है और उसको मारना है। हमको चुनाव आयोग में आग लगानी है, हमको चुनाव आयोग को उसको दफ्तर से निकाल के मारना है। तो आप देखिए वो बांग्लादेश वाली स्थिति क्रिएट करने का पूरा प्रयास है। अंतर सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश में वो जमाते इस्लामी का एक गिरोह था, वो इनके हाथ में यहाँ पे नहीं है। अनुपम जी, मैं ये पूछ रहा था जब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हैं। नाराज तो मोदी जी को होना चाहिए उनसे। डेड इकोनॉमी उन्होंने बस कहा सारी है भारत की इकोनॉमी को। मोदी आपको नाराज किससे दिखते हैं? मोदी आपको ममता से नाराज दिखते हैं कि अखिलेश से नाराज दिखते हैं कि राहुल से नाराज दिखते हैं कि प्रियंका से नाराज दिखते हैं कि खड़गे से नाराज दिखते हैं? मोदी तो उनसे भी नाराज नहीं होते जो उनको नीच, कमीना और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मोदी नाराज होने वालों में से है ही नहीं साहब। मोदी ने तो राजनीति को एक नया आयाम दिया है। एक मतलब इतना पक्का पॉलिटिशियन, मतलब वो आपको कभी नाराज नजर नहीं, वो कभी आपको रिएक्ट करते नजर नहीं आते। और उन्होंने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक हरकत की, उन्होंने भाई 17 जून को उन्होंने कनाडा में उनकी कॉल ली और कहा भाई हम अमेरिका नहीं आ पाएंगे, हमें क्रोएशिया जाना है और आप रहने दीजिए। उन्हें मालूम था कि वहाँ आसिम मुनीर मौजूद है, डोनाल्ड ट्रंप एक ही मेज पे दोनों को बैठा देंगे। वो दिन का दिन आज तक ट्रंप से बात नहीं हुई। प्लस उन्होंने लगा ये भी कह दिया कि साहब अमरीकी दबाव कहीं नहीं था, जो सीज फायर था वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हुआ था। रशियन ऑयल वो डंके की चोट पे ले रहे हैं। वैसे भी आप देखें, जब आसिम मुनीर कहता है कि जब आसिम मुनीर मुकेश अंबानी की बात करता है तो मुकेश अंबानी से क्या लेना देना उसका? वो बात करता है जामनगर रिफाइनरी की। जामनगर रिफाइनरी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जामनगर रिफाइनरी में ही रूसी तेल रिफाइन हो रहा है। तो बात जब आसिम मुनीर कहता है कि हम वो रिफाइनरी उड़ा देंगे जहां पे आप रूसी तेल ला रहे हो, तो इसका मतलब वो सीधे सीआईए की जुबान बोल रहा है, वो सीधे अमेरिका की जुबान, हालांकि सीआईए और अमेरिका भी मैं नहीं कहूंगा, वो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान बोल रहा है। जब वो कहता है कि हम अगला हमला बांग्लादेश से करेंगे, तो वो सीधे अमेरिका की जुबान बोल रहा है। और जब वो कहता हम आधी दुनिया में आग लगा देंगे, वो भी अमेरिकी जमीन पर खड़ा होकर कहता है। तो आपको याद होगा साहब कि मानवता के इतिहास में और मॉडर्न हिस्ट्री में कभी आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष या किसी बड़े आदमी ने इस तरह की बात नहीं की जो आज आसिम मुनीर ने जिस तरह की बातें की हैं। और वो जिहादी नहीं है, वो एक जाहिल जिहादी करके नजर आया। मतलब किस तरह की बातें कर रहा है, जिन जिन कुरान की आयतों का जिक्र कर रहा है उसमें चिड़ियों ने पत्थरबाजी करके हाथियों को दबा दिया। तो उस सब की क्या तुलना दे कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं है? ऊपर से ज्ञान भी दे रहा है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई अभी 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। हो सकता है बात बन जाए, हो सकता है यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। यूक्रेन का युद्ध अगर रुक गया तो रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे, रशिया के ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे। अगर रशियन तेल से ही प्रतिबंध हट जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने का तो फिर तो कोई औचित्य भी नहीं बचता। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी जल्दी मोदी को माफ नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि उनसे माफी मांगी कौन रहा है। मैं ये कह रहा था कि जो कूटनीतिक वायलेशन किए गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए। जैसे अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर देना, जबकि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उससे पहले वो मठाधीश बन गए और उन्होंने वो शांति का नोबेल उनके दिमाग में घुसा हुआ था, तो वायलेशन किया उन्होंने, अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। उसको लेकर के यहाँ सवाल खड़े हुए कि ये कौन, डोनाल्ड ट्रंप कौन जो सीज फायर का ऐलान कर रहा है। फिर इन्होंने लगातार 30 बार कम से कम इस बात को रिपीट किया कि हमने जो है ये कराया, ट्रेड की धमकी दी। इसके बाद फिर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। तो नरेंद्र मोदी जितने वो नाराज होंगे, उससे कहीं ज्यादा तो इस समय नरेंद्र मोदी नाराज होंगे उनसे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते नेता हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप का आप इसको वॉयलेशन कह रहे हैं। अरे मोदी इकलौते नेता हैं जिनका नाम लेके डोनाल्ड ट्रंप ने उटपटांग नहीं कहा। पुतिन को उटपटांग कह चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो को तो उन्होंने झोंक बना के रख दिया, जेलेंस्की को डांट के भगा दिया, स्टारमर के मुंह पे कैसे पेश आए,
वो फ्रांस के राष्ट्रपति का आपने देखा उन्होंने कैसे मखौल उड़ाया, नेटो वालों का कैसे मजाक उड़ाया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया, मेक्सिको के प्रेसिडेंट साथ देखे, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के नाम तो वारंट जारी कर दिया। तो वो तो पूरी दुनिया में एक भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बचा जिसको लेके उन्होंने, जब पुतिन को पागल कह दिया तो उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं भाई। मोदी इकलौते नेता है जिनका नाम लेके अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। जब बात करते हैं भारत की बात करते हैं उन्होंने मोदी से सीधे पंगा नहीं लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूल सकता कि मोदी ने बिना मुंह खोले डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत और औकात बता दी। कैसे 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 मीम आ रहे हैं कि इवांका जो है वो मोदी को फोन कर रही है कि अंकल पापा जो है वो हाथ की नस काटने की बात कर रहे हैं, आप एक बार उनसे बात मजेदार बात यह है कि इसमें से बहुत ढेर सारे मीम्स अमेरिकी लोग बना के सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, इवन अमेरिकन उनसे मजा ले रहे हैं इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा कहना ये है, ये जो राज परिवार जिसकी साहब एक धमक हुआ करती थी इस देश में, जिसकी धमक दिखाई देती थी सत्ता के गलियारों में, जिनके सामने मनमोहन सिंह ऐसे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करते थे और ये लोग इग्नोर करते थे, प्रधानमंत्री को इग्नोर करते थे, जिनके लिए एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक नहीं था, धड़धड़ाते हुए ये लोग अंदर चले जाते थे। आज वो परिवार की हालत ये कर दी है मोदी जी ने कि ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और इनको बसों में भर करके हिरासत में लेकर के पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। देखिए हालत तो ये हो गई कि मोदी के सामने तो जाने दीजिए, तेजस्वी यादव जैसा आदमी जिसको तुम अपना खास आदमी लेके जाते हो, कन्हैया कुमार, उसको धक्का देके नीचे उतार देता है। जिसको तुम अपना खास आदमी बता के कांग्रेस में शामिल कराते हो, पप्पू यादव, उसको ट्रक पे ही नहीं चढ़ने देता है, उसको टिकट ही नहीं देता है। तो हकीकत तो ये कि तेजस्वी यादव जैसे लोग राहुल गांधी को उनको हैसियत बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने किस कदर राहुल गांधी को समय समय पर फटकारा है। अभी आप देखें जो आज विपक्षी प्रदर्शन हो रहा था जिसमें तृणमूल कांग्रेस की 2 महिला सांसद बेहोश होने की बात कर रही हैं, तो ममता बनर्जी को कॉल किया कि साहब अगर हम साथ में प्रदर्शन कर सकते हैं तो हम बंगाल में साथ में चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा चुनाव साथ में लड़ने की बात भूल जाइए, कह के उन्होंने फोन पटक दिया। तो आप देखिए ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब के सब राहुल के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जहां पे मिलने के लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेना। एक उद्धव ठाकरे इकलौते आदमी हैं जो अभी भी कांग्रेस ये राज परिवार के आगे सरेंडर्ड है। उसका कारण ये है कि खुद उद्धव की एकदम बाजा बज गया उनकी राजनीति का। बाकी आप सोचिए जितने विपक्षी सांसद, मतलब उमर अब्दुल्ला आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ईवीएम के मुद्दे में उसने आपको धो के रख दिया। आपने कहा कि हमको डिप्टी सीएम का पोस्ट चाहिए, उन्होंने कहा भूल जाओ, तो आपको सरकार से ही बाहर हो गए आप। शिबू सोरेन के साथ भी आपको इसी तरह ह्यूमिलेट होना पड़ा। तो आप ये हेमंत सोरेन के साथ, तो हर जगह आप ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ एक उम्मीद में कि अगर हम सब जगह बेइज्जत होंगे तो शायद बदले में हम मोदी से बदला ले सकें। इस तरह यही बात है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप मोदी को माफ नहीं कर सकते, उस तरह गांधी परिवार, ये राज परिवार भी मोदी को माफ नहीं कर सकता। जिसको वो कहते थे कि तुम कांग्रेस अधिवेशन में आना, तुमको चाय की दुकान का खोखा दे देंगे, वो आदमी आज इनको लगातार 15 साल के लिए बाहर रखे रहा और आगे भी कांग्रेस के दूर दूर तक सत्ता में आने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तो ये कांग्रेस सबसे लंबे समय तक ये पहली बार सत्ता से बाहर हुई है। और राज परिवार का ये हाल है साहब कि कांग्रेस के अंदर रिवोल्ट हो रहा है। मतलब शशि थरूर आपको धो रहे हैं, मनीष तिवारी आपको धो रहे हैं। मैं आप देखिए, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कल अपने चैनल आनंद शर्मा ने कल विदेश विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ देखिए, और आनंद शर्मा जबकि वो आदमी हैं जो कि जब आपने चाइना के साथ एमओयू किया था तो आनंद शर्मा ही मौजूद थे, ही वाज देयर। सोचिए कितने खास आदमी हैं। फिर आप ये देखें कि जहां तक राज परिवार का सवाल है, राज परिवार के 4 सदस्यों में से 3 के ऊपर जेल की तलवार लटक रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और प्रिया सोनिया पे, और गुड़गांव इसे हरियाणा वाले जमीन वाले कांड में, डीएलएफ वाले कांड में रॉबर्ट वाड्रा पे। तो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, कल मैंने अपने चैनल घूमता है ना पे इस पे पूरा एक शो किया है। मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया और साबित किया है
कि किस तरह असली लड़ाई इस समय परिवार के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में चल रही है। प्रियंका वाड्रा का तो यहां तक मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा को राहुल गांधी ने ठीक से सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी ने जो एक कैंपेन चलाया जिसमें कहते हैं कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, जिसमें लोग अपना अपना नाम लिख रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जितनी बातें की हैं, प्रियंका गांधी ने उनमें से एक भी बात रीट्वीट या रीपोस्ट नहीं की। प्रियंका गांधी ने उसमें अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार दूरी बना के रखी। तो ये दिखा रहा है कि वो ठीक है, आज प्रदर्शन हो रहा है, सारे सांसद वहां। अब भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम प्रदर्शन में साथ होंगे, पर हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। हम विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होंगे, पर इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन में रहेंगे, पर हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे हाल में जब प्रियंका भी खड़ी हो गई, लेकिन आप समझ लें कि असली लड़ाई वहां जो वर्चस्व की समय चल रही है, वो प्रियंका वाड्रा, जिसको आपने 20 साल तक राजनीति में आने नहीं दिया। वो प्रियंका वाड्रा जिसकी टीम में और टीम राहुल और टीम प्रियंका में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मैंने देखा था आपस में बातचीत नहीं होती इतनी ज्यादा। वो जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, भाई बहन में की जो ड्रामा करते हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए। आप देखिए, राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के दिन एक पोस्ट किया जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो प्रियंका गांधी से राखी बंधवा रहे हैं, जबकि वो पोस्ट प्रियंका गांधी के वायनाड में जीतने का मौका था, कि जीतने पे जो मिठाई बंट रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने वो पोस्ट नहीं किया। प्रियंका गांधी को मालूम था कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, फंस जाएंगे। तो प्रियंका गांधी को यह भी मालूम है कि मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार है, मेरे पति पे गिरफ्तारी की तलवार है। प्रियंका गांधी को मालूम है कि इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली कांग्रेस शायद अब उन्हीं की शरण में आए। बहुत महत्वपूर्ण संकेत आप दे रहे हैं और बात बता रहे हैं अनुपम जी। 2014 जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बात कही थी, जीरो टॉलरेंस की बात, एक भ्रष्टाचार पर, एक नक्सलवाद पर, एक आतंकवाद पर। एक बात उन्होंने और कही थी, और ये बात वो लाल किले से भी कह चुके थे, वंशवादी परिवारों और उनके भ्रष्टाचार, उसका जो आपस में मेल जोल है, या जो कहना चाहिए कि गलबैयां होती हैं, उस पर चोट करने की। क्या हम आज ये नहीं देख रहे थे उस प्रदर्शन में भी कि जो वंशवादी चेहरे हैं, जो अपने अपने राज्यों में या अपनी पार्टियों में भी अब न्यूनतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिनकी जमीनें खिसकती हुई दिखाई दे रही है, ये सब अब खौफ खाए हुए हैं? देखिए, जितनी पारिवारिक राजनीति हो रही थी, उसमें सिर्फ एक परिवार अभी भी सत्ता पे काबिज है, वो है स्टालिन का परिवार। उस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के बीच में ठीक से सहमत बन गई, तो एक अच्छा चैलेंज उनको हो जाएगा इस बार। बाकी आप देखें, तेजस्वी यादव सत्ता के बाहर, लालू परिवार चला गया, मुलायम परिवार सत्ता के बाहर चला गया, उद्धव ठाकरे परिवार सत्ता के बाहर चला गया, राज ठाकरे कब से बाहर घूम रहे हैं, गांधी परिवार सत्ता के बाहर चला गया। तो जितने वंशवादी परिवार, हरियाणा में आपने हुड्डा फैमिली, चौटाला फैमिली, सब आपने देखा। चौटाला फैमिली, हुड्डा फैमिली, दोनों को देख लीजिए आप। हाँ, फिर ऊपर से वो असम में जो आप गौरव गोगोई को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहा है। दे करके जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार जरूर सत्ता में लौट आया है। भाई, अब्दुल्ला परिवार सत्ता में लौटा क्योंकि वहां पे कोई और है ही नहीं, वहां दो ही वंश है, एक अब्दुल्ला वंश है, एक मुफ्ती वंश है। वहां तो दो वंशों के बीच में लड़ाई है ना, तीसरा कोई है ही नहीं। तो और जो गौरव गोगोई को ये चढ़ा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब जिस तरह की जांच चला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर सितंबर तक गौरव गोगोई की गिरफ्तारी हो जाए, जिस तरह वो पाकिस्तान में छुप छुप के जाके रहते थे, तो जिस तरह वो बच्चों को पाकिस्तानी कंसुलेट लेके जाते थे। तो वंशवाद की राजनीति डेफिनेटली ऑन द डिक्लाइन है, डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रही है। और रही बात गांधी परिवार की, तो मैं तो यही कहता हूं कि साहब, कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज से शुरू हुई, एक इटालियन पे खत्म हो गई। एक आध बार किसी हिंदुस्तानी को भी मौका दे दिया होता। बिल्कुल। अनुपम जी, आपको नहीं लगता कि जब ये इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लोगों को सड़कों पर उकसा करके, भड़का करके लेकर के आते हैं, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, काला धन है। जैसे जब जीएसटी लागू किया गया, इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, इन्होंने बहुत हल्ला मचाया। काले धन का साम्राज्य खत्म करना,
एक मकसद था। और जो कर चोरी हो रही थी अलग-अलग रूपों स्वरूपों में, उसको खत्म करने की बात थी, तब भी इन्होंने। और जो सुधार के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे सीएए है, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको भारत की नागरिकता देने, उनका सम्मान बहाल करने की बात थी। उनकी जो मूल पहचान है, धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको बहाल करने की बात थी। इन सब चीज़ों का ये लोग विरोध करते हैं। और अब तो चूँकि जिसका चर्चा आपने भी किया है, माँ-बेटा दोनों नेशनल हेराल्ड केस में अब ट्रायल शुरू हो गया है। देर-सवेर अब सज़ा भी होगी, उसमें हालाँकि अपील करने का भी ऑप्शन इनके पास रहेगा, लेकिन कब तक बचेंगे? तो भ्रष्टाचारियों पर भी लगातार चोट हो रही है मोदी सरकार की तरफ से। काले धन का साम्राज्य खत्म करने के लिए स्टेप उठाए गए हैं। नक्सलियों को, आतंकवादियों को जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, उसके तार काटे गए हैं। कहीं न कहीं आप देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो ताकतें भारत विरोधी हैं, वो फिर से सक्रिय हुई हैं किसी न किसी रूप में डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और मोदी को हटाने के लिए। हर स्तर पे, हर स्तर पे मीडिया से लेके, एनजीओ से लेके, पॉलिटिकल पार्टी से लेके, जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, वो तो देखिए सब काले धन में ही का तो मामला है। नेशनल हेराल्ड वाला मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। काले धन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। और प्रियंका वाड्रा भी इस मामले में फंस गई हैं कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन को अपने हलफनामे में डिक्लेयर नहीं किया। कोई बड़ी बात नहीं, उनकी सदस्यता ही चली गई। तो ये सब लोग फंसे तो हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है, बहुत बुरा फंसे हैं। लालू यादव तो जेल ही चले गए, और तेजस्वी यादव कब जेल चले जाए पता नहीं। इसमें इकलौता अपवाद जो रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को, दोनों को दोषी ठहराता हूं। जिस तरह इन्होंने मुलायम परिवार को छूट दिया, जिस तरह सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में मुलायम परिवार को एकदम फ्री हैंड दिया, और उसके बाद मुलायम को पद्म विभूषण दिया, मेरा उससे पहले भी एतराज था और आज भी। दूसरे ये बताइए कि जो इन्होंने ड्रामा किया है महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के, और वो 1 डेढ़ घंटे का प्रेजेंटेशन बेंगलुरु में जाकर के दिया, उसमें अब चुनाव आयोग का कहना है कि सारे फेक डॉक्यूमेंट लेकर के ये घूम रहे हैं। पहले कर्नाटका के सीईओ ने इनको नोटिस इशू किया, इसके बाद हरियाणा के सीईओ ने किया, क्योंकि इन्होंने 3 राज्यों का नाम लिया, और इन्होंने हरियाणा को भी बदनाम करने की कोशिश की, महाराष्ट्र को भी। फिर महाराष्ट्र के सीईओ की तरफ से भी इनको नोटिस इशू कर दिया गया, और ये कह रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ली थी, बस उसको मेरी शपथ माना जाए और मुझसे एफिडेविट ना लिया जाए। क्यों घबरा गए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी पिछले 5 साल में कम से कम 500 एफिडेविट दे चुके हैं। जितनी जगह ये जाते हैं जमानत कराने, इन्हें एफिडेविट देना पड़ता है। जब ये उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो इन्हें एफिडेविट देना पड़ता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इन्हें एफिडेविट देना पड़ता है। इन्होंने हर मामले में एफिडेविट दिया। भाई, बिना एफिडेविट के कोर्ट की कार्रवाई हो ही नहीं सकती। ये अदालत से भी कह दें मैं तो संविधान की शपथ ले चुका हूं, संसद ने मुझे अब एफिडेविट देने का जरूरत ही नहीं। लेकिन एक बात आप और समझ लें कि अगर इनको जुडिशरी से इतनी छूट नहीं मिल रही होती ना, तो जिस तरह की हरकतें इनकी हैं, इनको जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पे हल्ला बोल रहे हैं। जब पिछली बार राहुल गांधी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो आपको याद होगा कांग्रेसी ने सीबीआई कार्यालय पे हमला किया था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमला करने चले गए, जबकि इसी सीबीआई पे 7-7 घंटे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए आके 7-7 घंटे अपना बयान लिखवाते थे, और 7-7 घंटे ये भी कहते थे कि नहीं मेरा फर्ज है जवाब देना। उन्होंने कभी इसको इशू नहीं बनाया। लेकिन ये इन्होंने, आपने देखा, सीबीआई पे हमला, ईडी पे हमला, और समय आने पे सुप्रीम कोर्ट को भी आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल ने कैसे बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद बची ही नहीं, मेरा सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन पे हमला, सीएजी पे हमला। एक भी देश की ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं बची जिस पे इन्होंने हमला ना किया। तो मीडिया तक पे भी इतना हल्ला बोलते रहते हैं। ये एक बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है। मतलब
जिस तरह राहुल गांधी अच्छा खुद ही अपने मुंह से कहते हैं पूरे देश में पेट्रोल छिड़क दिया, बस दिया सलाई लगाने की देर है। आप दिया सलाई जलाने की कोशिश कर रहे हैं? जला रहे हैं, लेकिन वो इतनी भीगी दिया सलाई वो जल नहीं रही है। वो जल नहीं रही है। पेट्रोल तो छिड़का है इन्होंने, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दिया सलाई जल नहीं रही है ओंकार सर। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू सर। मच। नमस्कार।